Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal, and in this video lecture we'll be discussing about UK's economic crisis. Well, recently इंटरनेशनल इवेंट के तौर पे देखें या फिर वर्ल्ड इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से एक न्यू इशू न्यूज़ में आया है विच इज़ अबाउट यूकेज़ इकोनॉमिक क्राइसिस. एंड कॉन्टेक्स्ट इस पूरे आर्टिकल का ये है कि रिसेंटली ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रूस शी हैज़ फायर्ड द चांसलर ऑफ एक्सचेकर, जो कि बेसिकली यूके के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं. सो द चांसलर ऑफ एक्सचेकर एक गवर्नमेंट का वो डिपार्टमेंट होता है जो कि जितने भी रेवेन्यूज़ आते हैं उन्हें कलेक्ट करता है या मैनेज करते हैं. तो बेसिकली द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैज़ फायर्ड द चांसलर ऑफ एक्सचेकर, और वी कैन अंडरस्टैंड द चीफ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ यूके. अलॉन्ग विद इट जो प्रीवियसली कुछ इकोनॉमिक पैकेजेस अनाउंस किए गए थे जिनकी हेल्प से यूके में इन्फ्लेशन को टारगेट किया जाने वाला था, और जो मार्केट टर्बुलेंस यूके एक्सपीरियंस कर रहा था उसे सूद डाउन करने की कोशिश की जाने वाली थी, उन सभी इकोनॉमिक पैकेजेस को भी ड्रॉप कर दिया गया है विच वर प्रीवियसली अनाउंस्ड. So from here, we got to know that UK is suffering from economic crisis. So we will break through this article. हम सबसे पहले जानेंगे कि ये trouble UK की कब शुरू हुई, what are the reasons for it, when did this trouble begin, and why, what has been the proposals, क्या proposals आ रहे हैं, and why have been these proposals been unpopular. तो उनकी बात करेंगे. What can be the ramification of this economic crisis for UK, that we'll see, and we'll also try to understand the steps that would be needed to mitigate the crisis. And especially देखिए एक perspective ये हो सकता है कि हमें लग रहा है UK के अंदर economic crisis आया, हम क्यों पढ़ रहे हैं. So lastly, I would say that we can learn lesson. India can learn lessons from the UK's economic crisis. Just like जब हमने श्रीलंका का economic crisis cover किया था तब हमने कुछ lessons learn किए थे. And similarly, UK का economic crisis हमारे लिए एक case study है and India must learn from it. Right? So we'll discuss this topic as part of our daily editorial analysis. And आज इस वीडियो लेक्चर में यूके इकोनॉमिक क्राइसिस, देखो ये हमारे पास सबसे पहला पर्सपेक्टिव ये है कि हमें देखना होगा कि ये ट्रबल की शुरुआत कब होती है. व्हेन डिड दिस ट्रबल बिगिन एग्जैक्टली. तो अगर हम रिसेंट वीक्स देखें, सो यूके's इकोनॉमी वाज डेंजरसली मूविंग टुवर्ड्स द फ्री फॉल. इट हैज़ काइंड ऑफ वेयर्ड टुवर्ड्स इट. बहुत ही सडनली एक चेंज आता है यूके की इकोनॉमी में, और कुछ ही वीक्स में, लाइक रिसेंट वीक्स में ही जो यूके की इकोनॉमी है इट वाज मूविंग टुवर्ड्स द फॉल. एंड नाउ वी नो दैट द गवर्नमेंट ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट में, द प्राइम मिनिस्टर इज मिस ट्रूस, एंड this economic fall has basically fumbled the government of UK in their way to clear their economic strategy. While persisting with their stated goal of spurring economic growth, because अब देखो जब हम UK की बात करते हैं तो Brexit important हो जाता है. Brexit is when Britain decided, UK decided to get out of the European Union. इसे हम Brexit कहते हैं. So post Brexit यूके एक तरफ अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को स्पर करने का गोल रखता था, उसे बढ़ाने का गोल था, एंड इसे लेकर क्या इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी फॉलो की जाएगी अभी वो क्लियर डाउन ही हो रही थी कि अभी कुछ रिसेंट वीक्स में ही, कुछ ही चंद हफ्तों में यूके में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुका है. दिस अ फ्री फॉल ऑफ इकोनॉमी. सो दिस हैज़ डेफिनेटली फंबल्ड द यूके's गवर्नमेंट्स स्टेप टूवर्ड्स गेटिंग दैट स्टेबिलिटी एंड स्परिंग देयर ग्रोथ. नाउ ये जो ट्रबल जो इकोनॉमिक सिस्टम में आई है, दिस शॉर्टली बिगेन टू स्टार्ट आफ्टर व्हेन मिस ट्रूस टुक ओवर हर प्रेडेसर बोरिस जॉनसन. इससे पहले बोरिस जॉनसन यूके के प्राइम मिनिस्टर थे. ही रिजाइंड एज प्राइम मिनिस्टर. एक इंटरनल पार्टी रिबेलियन होती है एंड दैट ही वाज इन्वॉल्व्ड इन पार्टी गेट स्कैंडल, जिसके बाद बोरिस जॉनसन ने एज यूके प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन कर दिया था. And after that, Miss Truss, took over the position of Prime Minister. तो ये जो ट्रबल्स हैं ये तब से ही, मतलब सितंबर फर्स्ट वीक, सितंबर 6 के अराउंड से ही ये ट्रबल्स जो है वो शुरू हो चुकी थी. At the time when she vowed to make the Conservative Party more respectable and also electable again.
And yet even as she entered the office, her cabinet started looming energy crisis, which was somewhat driven because रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ब्रिटेन की जो एनर्जी सप्लाई थी वो डिस्टर्ब हो चुकी थी, जस्ट लाइक रेस्ट ऑफ द यूरोप। जिस तरह ग्लोबली एनर्जी के टर्म्स में इफेक्ट हुआ, सिमिलरली यूके के ऊपर भी इफेक्ट हुआ। अभी जैसे ही वो अपने ऑफिस में एंटर करती हैं, ऑलरेडी यूके के अंदर एनर्जी क्राइसिस आ चुका होता है, एंड मेनली बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर। And it appeared that she acted decisively, in the month of September, and she assured the Britishers, the British families, कि जो energy prices हैं उनको guarantee किया जाएगा, and subsequently cost savings भी की जाएंगी. So it was their broader plan that they will cut income tax for the higher earners in UK, and they will basically scrap a corporate tax, जिससे कि जो criticism है वो काफ़ी इस चीज़ को मिला कि जो हायर अर्नर्स हैं यूके के ऊपर, उनके ऊपर ज़्यादा इनकम टैक्स कट किया जाएगा, एंड इट विल ऑल्सो स्क्रैप डाउन द कॉर्पोरेट टैक्स। तो इसको लेकर भी क्रिटिसिज्म चल ही रहा था। तो इस टाइम पे न्यू पॉलिसीज़ हमारे पास आती हैं। जो फर्स्ट पॉलिसी दैट वाज अबाउट द ट्रूस कवर्टन डीओ, ये इसे डुओ कहा जाता है, कि इसका एम था कि हम यूके की इकोनॉमी को किक स्टार्ट देंगे। एंड यहाँ पे प्लान रखा गया कि इनकम टैक्स की जो टॉप रेट है विच इज़ ऑफ 45%, उसे अबॉलिश किया जाएगा फॉर पीपल दोज हु आर अर्निंग मोर देन 1,50,000 पाउंड्स और हायर। तो उनके लिए 45% की जो टॉप रेट है उसे अबॉलिश किया जाएगा। सेकेंड पॉलिसी भी इसी लाइन में आती है, और इस प्रपोजल में रखा गया कि जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसे इंक्रीज़ किया जाएगा फ्रॉम 19% to 25%. Government also said that they will borrow at least 60 billion pounds to finance the plan, जिससे कि currently जो high energy prices चल रहे हैं households को, क्योंकि electricity prices बढ़ चुके थे, energy prices बढ़ चुके थे, तो उससे balance out करने के लिए government will borrow at least 60 billion pounds to finance and to cap the high energy prices for the household as well as for the business, because इससे जो cost of living थी वो बहुत increase हो गई थी, and that kind of triggered the whole cost of living crisis. तो ओवरऑल समझे तो गवर्नमेंट का गोल यहाँ पे यही था कि वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट किया जाएगा, एंड टारगेट ये रखा गया कि हर साल एनुअली हमें 2.5% की इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, एंड विद इट सेज कि जो इनकम टैक्स रेवेन्यू है वो इट विल प्रोवाइड मोर मनी फॉर पब्लिक सर्विसेज एज वेल. So this was the plan. But we need to understand why these proposals became so unpopular. क्यों इतना criticism मिला और ये proposals इतने unpopular क्यों रहे? सबसे पहली बात ये है कि जो 2 tax relief measures announced किए गए for the highest earners, this amounted for 45 billion pounds in the unfunded tax cuts. तो गवर्नमेंट का ये जो एक्शन था इसे क्रिटिसाइज़ किया गया कि भाई आपके इस एक्शन की वजह से जो रेवेन्यू सोर्सेज हैं वो आपने स्लैश डाउन कर लिए विदाउट एडिक्वेटली फंडिंग द लार्ज फिस्कल गैप, एंड यू आर गिविंग अवे सच काइंड ऑफ अ टैक्स कट एंड इट विल क्रिएट अ ह्यूज फिस्कल गैप. तो जो अंडर फंडेड टैक्स कट्स थे उनको क्रिटिसाइज़ किया गया. देन जो रिसेंट प्रपोजल्स दिए गए, इट ऑल्सो सेड कि भाई यहाँ पे जो आपकी प्रायोरिटी है वो मिसप्लेस हो चुकी है, रॉन्ग प्रायोरिटीज इज गिवन. जो मोर इमीडिएट कंसर्न्स हैं जैसे कि इन्फ्लेशन का क्या ट्रेंड चल रहा है, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस में जो फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, अब उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं. पोस्ट ब्रेक्जिट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को फाइनलाइज करने के लिए जो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं उनके ऊपर काम नहीं हो रहा है. द प्रायोरिटी इज़ रॉन्ग. तो एक क्रिटिसिज्म इस बात के ऊपर आया कि भाई जो पॉलिसी बन रही है, इकोनॉमिक पॉलिसी आप बना रहे हैं, यू आर मिसप्लेसिंग द प्रायोरिटी. जो इमीडिएट कंसर्न्स हैं उन्हें हमें पहले डील करना होगा. एंड अनदर इशू बिकॉज ऑफ विच द एंटायर प्रपोजल वॉज अनपॉपुलर वॉज द अनसस्टेनेबल डेट. द गवर्नमेंट डिड नॉट प्रोवाइड एनी इंडिपेंडेंट एनालिसिस दैट whether the government's goal was likely to be achieved or what can be the impact on the public finances. कोई इंडिपेंडेंट एनालिसिस दिया ही नहीं गया कि क्या इम्पैक्ट होगा पब्लिक फाइनेंसेस के ऊपर.
तो इससे क्या हुआ कि स्पेकुलेशन ट्रिगर हो गई दैट गवर्नमेंट विल हैव टू फाइनेंस द पैकेज, इसके लिए उनको बोरोइंग करनी पड़ेगी या फिर दे विल पुश द पब्लिक डेट टू अनसस्टेनेबल लेवल्स, because there was no independent analysis provided that how the government is going to meet these goals and what will be the impact on the public finances. Another thing that is responsible was clashing with Bank of England, especially to rein in the inflation. There were a lot of clashes going on with and government and the Bank of England. The government's decision was to pump billions into economy, and it was likely to fuel the further inflation, the further price increase. So for that it basically meant कि अगर government और billions economy में pump करती तो इसका मतलब ये था कि Bank of England को अपना interest rate और बढ़ाना पड़ता to control the inflation. And already Britain में इस time पे inflation 9.9% चल रही है, which is nearly 40% higher. Which is higher in the last 40 years. तो बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ एक हमारे पास वो बात नहीं निकल रही कि किस तरीके से इन्फ्लेशन को टैकल किया जाए. फिर एक पर्सपेक्टिव और यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो बॉन्ड यील्ड है वो इंक्रीज हो गई. हम इससे पहले भी इकोनॉमी के अंदर बॉन्ड यील्ड का कॉन्सेप्ट कवर कर चुके हैं. वी नो दिस दैट व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज इन द बॉन्ड यील्ड, it indicates that that particular bond has lost the confidence of investor. So after the announcement, the yield on 10-year government bond, जो 10-year bonds थे, that jumped dramatically from 3.5 to 4.3 और ultimately 4.05 पे जाके settle down हुआ. So it is broadly agreed that if there is a rise in government bonds yield, it is effectively the cost of borrowing to the UK. यूके गवर्नमेंट की जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है ये उससे इफेक्टिवली रेज करेगा. सो इट बेसिकली इंडिकेट्स दैट देयर इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द मार्केट टू परचेज द गवर्नमेंट्स डेट. एंड इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो बीन डाउन टर्न, एंड दिस इज लाइकली इन द बिलीव दैट इट हैज बलून्ड आउट ऑफ कंट्रोल, that the sufficient mitigation measures are not in place to bring such a debt back to sustainable level. So sustainability of debt was a major issue, and the cost of borrowing continued to rise. हालांकि ट्रूस गवर्नमेंट ने यू टर्न लिया, उनकी जो ये टैक्स पॉलिसीज़ आई थी जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही, उन्होंने उसका यू टर्न लिया, बट स्टिल जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग थी इट कंटिन्यू टू रेज. And that led to political ramifications as well. इस इकोनॉमिक क्राइसिस के political ramifications तो होने ही थे. अब कॉमन परसेप्शन ये है कि जो ट्रूस गवर्नमेंट है दे मे नॉट लॉन्ग टू गो ड्यू टू इट्स पुअर इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग. नोशन ये आ चुका है कि ट्रूस गवर्नमेंट में पॉलिसी मेकिंग अच्छी नहीं हो रही है, इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग अच्छी नहीं हो रही है, एंड सो इट मे नॉट गो लॉन्ग. And most likely is that Miss Truss could be ousted from the office before the next general election. वहाँ पे next general election 2025 में होना है और जल्दी भी हो सकता है. And it is most likely that Miss Truss will be ousted from the office. And there are rumors coming about it that Miss Truss may be ousted out of prime ministership by Christmas, and installing in her stead a moderate dream ticket. It comprises Mr. Sunak and Penny Mordaunt, who served as Minister and Secretary of State under Mr. Johnson and the Margaret Thatcher respectively. So both the members are acknowledged to be the Conservative Party's heavyweights, and they are challengers to Miss Truss in the recent leadership contest as well. So this economic crisis can have such a great political ramification. So ultimately, understanding that okay ये दो टैक्स आए और इसका किस तरीके से कंट्रोवर्सी हुई और उसको वापस ले लिया गया, एंड किस नोशन से वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है. Now we need to understand that what is needed to be done there, what steps would be required to mitigate the crisis.
First of all, we need to understand financial markets are likely to remain volatile जब तक कि गवर्नमेंट एक फुल इकोनॉमिक प्लान रिलीज़ नहीं करती। अब यहाँ पे हमें ये देखने के लिए मिला कि गवर्नमेंट ने क्योंकि अपना पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट होगा पब्लिक फाइनेंसेस के ऊपर, इसका इंडिपेंडेंट एनालिसिस नहीं किया, इसने फाइनेंशियल मार्केट को और वॉलेटाइल कर दिया। तो पहली चीज़ हमें ये समझनी होगी कि फाइनेंशियल मार्केट्स जो है वॉलेटाइल रहेंगे जब तक कि गवर्नमेंट अपना फुल इकोनॉमिक प्लान नहीं रिलीज़ करती, इंक्लूडिंग कि उसका पब्लिक फाइनेंसेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। इवन व्हेन UK's Prime Minister Truss government has taken a U-turn when it came to the unfunded tax cut, and इससे टेम्परेरीली जो वहाँ पे टर्मोइल मार्केट में था ये हालांकि थोड़ा शांत हुआ है एंड इट विल प्रिवेंट फर्दर इकोनॉमिक डैमेज। लेकिन अगर देखा जाए तो वी नीड डीपर मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस इन UK ताकि दोबारा UK की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्टेबल पाथ पे आ सके, UK में जो इन्फ्लेशन है उसे मैनेज किया जा सके। एंड ऑल्सो ये जो बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ इनका आपस में क्लैश चल रहा था, तो एक चीज़ समझनी होगी कि जो एग्जीक्यूटिव है they must refrain from undermining the central bank like the Bank of England. Those were they're trying to handle the inflation, and now it is like 9 point something था, 10% तक पहुंच चुकी है। And Bank of England is attempting to handle the inflation, and इसके लिए Bank of England क्या कर रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट है उसे हाइक कर रहा है। Basically it is aiming towards moderating business and consumer spending. And so if there is an unfunded fiscal program, it will have a knock-on effect on the cost of borrowing, and again the government bond prices हैं they limit the ability of the Bank of England. So now the investors there, they are looking for assurances that government is committed to reduce the debt, because as a percent of GDP once Britain get past this current economic crisis. So on public expenditure, what might be required in the case of long term to develop the UK economy can face the challenge of 21st century, and it is more visionary with public investment program. जिस तरह यूरोपियन यूनियन में $1 ट्रिलियन क्लाइमेट है, डिजिटलाइजेशन स्कीम है, US की एक्सपेंसिव क्लाइमेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है, सिमिलरली 21st सेंचुरी के चैलेंजेस को देखते हुए UK की इकोनॉमी को और विजनरी पब्लिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम लेकर आना होगा। So these are some of the important takeaways from UK's economic crisis. So I guess that is all for this video. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.